हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज एक नया चैप्टर लेकर, जो कि है चैप्टर 4 क्लास 11th प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में। हाँ, वही प्राणी, वही 2 पैरों वाले प्राणी या 4 पैरों वाले प्राणी जिसे आप अपने सामने देख रहे हैं और अपने आसपास भी देखते हैं। तो उसका आज हम L1 पढ़ने वाले हैं और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। आज परिचय पढ़ेंगे, ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे अभी, क्योंकि पहले प्राणी है क्या ये तो जान ले। तो चलिए, ये है चैप्टर 4 और चैप्टर का फ्लो जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि आपको पता है प्राणी जगत अपने आप में लंबे चौड़े हैं। तो सामान्य लक्षण पढ़ेंगे हम, वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे, उसके बाद प्राणियों का वर्गीकरण शुरू होगा और कहां तक जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। उसमें पहले पॉरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसके बाद एस्केहेल्मिन्थेस। अब आप बोलेंगे मैम आप उसके बाद करती जा रही हैं, क्या करूं, लंबे चौड़े प्राणी है हमारे पास, लिस्ट लंबी है। एनालिडा, उसके बाद मोलस्का की बारी आएगी और हेमीकॉर्डेटा, और लास्ट में हमारा नंबर आएगा, मीन्स हम जिसमें आते हैं कॉर्डेटा, वो आएंगे। उससे पहले वाले एनिमल की जरा लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि ये भी हमें पढ़ने हैं और सबसे लास्ट में हमारा नंबर आएगा। तो जो प्राणी का मतलब हम समझते हैं उनसे कहीं बेटर और बड़ा हमारे पास एनिमल किंगडम है, सबसे बड़ा। तो लेक्चर फ्लो आज का जो रहेगा वही जंतु जगत पढ़ने हैं हमें, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे कि क्या वर्गीकरण का आधार है। उसके बाद आप संगठन का स्तर पढ़ेंगे कि ये वर्गीकरण जो हमने किया है वो किस बेसिस पे किया है भाई, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल को। तो उसमें सबसे पहले हम संगठन का स्तर देखेंगे और उसके बाद एक साथ ही में इसका एक टॉपिक है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको देखेंगे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा जहर का डोज, क्योंकि फर्स्ट है तो कम कम दे रही हूं। सबसे पहले जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर्स जो शुरू किया था, जहां पे हमने इससे पहले वाला चैप्टर है ना, प्लांट किंगडम से पहले वाला सेकंड चैप्टर जो हमने शुरू किया था, वहां पे हमने प्लांट और एनिमल के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। और जब हमने प्लांट किंगडम शुरू किया था तो उसमें हमने थोड़े शॉर्ट में ले लिए थे उनको। इसी तरह आज भी, क्योंकि एनिमल किंगडम के जो सामान्य लक्षण है, जनरल कैरेक्टर, हम वो चैप्टर सेकंड के लास्ट टॉपिक में पूरे लंबे चौड़े पढ़कर आए हैं, तो उसको दोबारा वापस वही कहानी दोहराने से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके एक बार बस जस्ट रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या होना चाहिए जंतु जगत में और क्यों होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे मेन चीज को। तो जंतु जगत क्या है? इस जगत के जीव विषम पोषी होते हैं। ठीक है, कैसे हैं? विषम पोषी है, कैरियोटिक है, जो बहुकोशिक है और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर है कि जो प्लांट हम पढ़कर आए हैं अभी, हालांकि अब आपने पूरा प्लांट किंगडम पढ़ लिया है, तो अपवाद तो आपने वहां पर भी देखे कि कई ऐसे 1-2 हैं कैटेगरी जहां पे कोशिका भित्ति नहीं थी, लेकिन हम उन्हें एनिमल में नहीं डालते, क्योंकि एनिमल में होने के लिए ये सारे कैरेक्टर होने जरूरी। 1-2 मिसिंग होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन जैसे स्वपोषी होना चाहिए, है ना, कोशिका विभाजन का भी स्तर देखते हैं हम, कैसे कोशिका विभाजित होती है, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी जब आप कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल में कोशिका विभाजन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पढ़ेंगे, शांति रखें थोड़ी। तो ये बहुकोशिक होते हैं, यही कोशिक कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, और विषम पोषी होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, और इनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि प्लांट में थी। इसके बाद ये भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी बोलो, दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं, और मेनली प्लांट पे। जो शाकाहारी है वो तो प्लांट पे डिपेंडेंट रहेंगे, जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मांसाहारी है, वो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? वो भाई दूसरे एनिमल्स पे।
ठीक है, तो वो किसी न किसी रूप से या तो पौधों पर या जंतुओं पर निर्भर करते हैं। भाई जिसको वो खा रहे हैं वो भी तो इंडिपेंडेंटली किस पर डिपेंडेंट है, पौधों पे डिपेंडेंट है। तो ना चाहते हुए भी, मतलब इसीलिए बोला है चाहे डायरेक्टली चाहे अनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली तो कैसे कि जो शाकाहारी है वो डायरेक्ट प्लांट खा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली दिख रहा है कि वो पौधे खा रहे हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो खा तो एनिमल्स रहे, लेकिन जिन एनिमल्स को वो खा रहे हैं वो भी किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है ना। जैसे शेर बकरी को खा रहा है, लेकिन बकरी डिपेंडेंट किस पे है, प्लांट पे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जो भी चाहें किसी भी तरह वे में कहे, हम प्लांट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई प्लांट में हमने कोई डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र नहीं पढ़ा था। प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, फूड बनाते हैं, या जो कीमो टाइप के थे, रसायन वाले थे, वो रासायनिक पदार्थों से बना रहे थे। और जो होलोजोइक थे, जो पूरा के पूरा एनिमल गटक लेते थे उटुक करके, और डकार भी नहीं लेते थे, वैसे भी थे। तो वो क्या करते थे, वो तो खाना खाते थे, उनमें कुछ में पाचन तंत्र जो था वो रिड्यूस टाइप का था। प्लांट में तो था ही नहीं पाचन तंत्र। कुछ हम जो प्लांट कैटेगरी में कुछ अमीबा पढ़ के आए हैं या पैरामीशियम पढ़ के आए हैं, उनमें भी कोई पाचन तंत्र नहीं था। वो जस्ट केमिकल डाल देते थे खाने पे, वो खाना जो है वो पूरा पच जाता था और अपने आप। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आंतरिक गुहा है, मतलब हमारे पास एक कैविटी है। गुहा मीन्स कैविटी। जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप खाना खाते हैं, वो नली में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में, स्टमक में, है ना, पेनक्रियाज वगैरह में जूसेस सिक्रीट होते हैं। क्लास 10th में आप थोड़ा सा पढ़ के आए। तो गुहा में जाता है, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कोई एक स्पेशल चीज होती है उसके अंदर जाता है। अगर दूसरे एनिमल्स की भी बात करें तो हमारे पास आंतरिक गुहा है, जिसके अंदर हम खाना डाल देते हैं, ठूस लेते हैं और फिर उसको वो पचाता रहता है अपने आप, हम हमारी मस्ती में मस्त हो जाते हैं, ठीक है। हमारा काम खत्म, ठूस लिया जो आया, अब बाकी देख लेगा पाचन तंत्र, उसको रखना है कि उकेलना है, बाहर उकेलना है। जैसे हमारा ज्ञान, जैसे मैम करती है, सारा पढ़ लिया, अब जो लगता है कि आपको देना चाहिए वो तो उड़ेल देती है, बाकी सारा अपने अंदर रख लेती है। ऐसा ही कुछ हम भी करते हैं। और भोजन को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। ये जो येलो येलो में इनको करती जा रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस प्लांट से इनको अलग भी कर रहे हैं। भाई प्लांट जो है, उनका जो प्लांट किंगडम पढ़ के आए हैं, उनका जनरली जो स्टोरेज है वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है, ये पढ़ा था। हालांकि उसमें भी हमने वेरिएशन देखे, किसी में सेल्यूलोज, किसी में जो है वो पायरोलिन पाया जा रहा था, है ना, किसी में ऑयल ग्रेन्यूल्स थे, वो वेरिएशन चल जाएंगे। लेकिन जनरली क्या है कि वो स्टार्च की फॉर्म में या ग्लूकोज या सेल्यूलोज की फॉर्म में संग्रहित रहते हैं। लेकिन हमारे यानी कि एनिमल किंगडम में जो स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन होगा या तो, या फिर वसा के रूप में होगा, ठीक है। अब वो चाहे कितने भी एनिमल्स आप उसके अंदर ले लें। देखो कोई भी चीज हम बायो में पढ़ते हैं ना, वो जनरल करना ही मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई एक्सेप्शन या अपवाद छुपे हुए हैं, ठीक है। बायो केमिस्ट्री या फिजिक्स बिना एक्सेप्शन के कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, कि हम 10 लाइन लिख देते हैं और 10 लाइन को रटवा देते हैं और नीचे लिख देते हैं अपवाद स्वरूप इसमें ये नहीं होता। कई बच्चे इससे परेशान भी है, जब अपवाद ही है तो फिर वहां लिखा क्यों है। भाई 10 में से 2 एनिमल तो इसमें मिल ही नहीं रहा, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर, आप भी मजबूर, पढ़ना है, क्या कर सकते हैं, विज्ञान है ही ऐसी चीज, है ना। एक्सेप्शन सब जगह मिलेंगे आपको, नॉर्मल लाइफ में भी मिलते हैं। आप भी शायद हो सकता है एक्सेप्शन हो, है ना। अपने परिवार में सारे परिवार वाले बोलते हैं ना लोग कि भाई इसके सब फैमिली में सब खेती कर रहे हैं और ये चला है इंजीनियरिंग बनने, तो भाई अच्छा काम है ना। एक्सेप्शन होना भी अपने आप में एक अच्छी कला है, उसको यूज में ले। इनमें प्राणी संपोषण का मतलब होलोजोइक, क्या होता है भाई ये होलोजोइक। ये होलोजोइक ये है कि वही पूरा के पूरा प्राणी गटक जाने का और डकार भी नहीं लेने का भैया, कुछ पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने प्राणी गटक लिया, ठीक है। तो जनरली वही मैंने कहा, जो
शाकाहारी होंगे वो तो प्लांट खाएंगे, लेकिन दूसरे क्या करते हैं, कई बार दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। चलिए, अर्थात भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण का मतलब इनटेक, अंदर लेना। चलिए, चौथा, इनमें वृद्धि एक निर्दिष्ट पैटर्न, वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है। अभी क्या पैटर्न है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है, अभी आने वाले हैं, संख्या बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। वृद्धि का एक पैटर्न होता है भाई, जैसे हमारी बात करें तो हम 14-15 साल तक जो है वो ग्रोथ करते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ लिख जाती है। अब उसमें वही बॉय गर्ल की मैटर में मैं नहीं जा रही। ऐसे ही कुछ डॉग्स होंगे, डॉग्स की जो है आप हाइट देखेंगे तो वो 6-7-8 महीने तक बढ़ती है, उसके बाद वो डॉग उतना ही रहेगा, फिर नहीं बढ़ेगा, भले जिंदा 10 साल रहेगा लेकिन उसकी हाइट जो है वो उतने टाइम में बढ़ेगी। और जब मुझे पता चला था, मैं तो समझती थी कि जो डॉग हम देखते हैं वो होगा 10-1 साल का। जब मुझे पता चला तो मैंने पूछा कितने साल हो गए, तो 6 महीने का डॉग इतना बड़ा। तो उसमें भी ब्रीड पे डिपेंड करता है कि किसकी हाइट कितनी जाएगी। वो 6 महीने में डॉग इतने बड़े हो जाते हैं, और हमारी थोड़ी सी धीरे धीरे होती है डॉग के कंपैरिजन में, है ना। हालांकि हम उनसे लंबे हैं, लेकिन वो टाइमिंग जो है मैं कह रही हूँ वो जो है वो हमारा थोड़ा कम है, वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसी तरह कुछ और एनिमल्स आप देखेंगे तो उनमें भी ग्रोथ। हाथी, बताओ, चलो हाथी की तरफ नहीं जाते हम, और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं, वे वयस्कता को प्राप्त करेंगे। उनकी सुस्पष्ट आकृति व माप होता है किसी भी एनिमल का। लोअर कैटेगरी के एनिमल अगर हम छोड़ दें, हालांकि उनमें भी फिक्सेशन तो है ही, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा जो आने वाले हैं उनको छोड़ दें और थोड़ा हायर कैटेगरी की तरफ जाएं हम, निमेटोडा, एस्केलमेंथिस, प्लेटिहेल्मिन्थिस की तरफ जाएं, तो उनका एक फिक्स शेप और अमाप होता है, यानी कि माप होता है। ऐसा नहीं कि आज आप ऐसे दिख रहे हो कल आप ऐसे शेप के हो जाओगे, या कोई भी एनिमल है, आज आपको डॉग जो है वो ऐसे लंबे मुंह वाला दिख रहा है, कल सुबह जब आप उठोगे डर जाओगे, अरे इसकी शक्ल चेंज हो गई। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो हमारी जो है आकृति और माप, या हमारा फेस रोज चेंज होता रहे, जब बताओ ऐसा हो जाए तो कितना यूनिकनेस है कि आप अपने घर के लोगों को ही रोज पहचान नहीं पाओगे। नींद में से उठोगे, आज क्या बने हो आप, ऐसा वाला होता है ना वो मुझसे शादी करो में, रोज वो उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। हमारी शक्लें चेंज होना शुरू हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा। हम जाएंगे स्कूल में होमवर्क, आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। कंपटीशन एग्जाम में किसी को भी भेज देंगे, बोलेंगे आज मेरी शक्ल ऐसी है, फोटो से मैच ही नहीं करती। इमेजिनेशन अच्छी है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी व तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इसका उल्टा भी हो सकता है आप सुबह उठें और आप इंसान ही ना रहे, डॉग बन जाए, आकृति आमाप सब चेंज हो जाए आपका। उच्च कोटि के जो जीव हैं, यानी कि जो हायर कैटेगरी है, वही मैंने बोला कि अभी पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा आने वाले हैं, अमीबा को भी हम कई बार, अब आप बोलेंगे अमीबा तो हम प्लांट में गिनते हैं भाई, कुछ एक्सेप्शन जो मैंने आपसे कहा यही एक्सेप्शन है कि अमीबा को कई बार प्लांट की कैटेगरी में भी डाल देते हैं, कई बार एनिमल की कैटेगरी में भी डाल देते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको जब प्रोटोजोआ पढ़ाया था, आपको ध्यान है, प्रोटोजोआ को मैंने वहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिखा था, प्रोटोजोआ आर कॉल्ड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। इनको एनिमिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि इनको एनिमल की तरह ही हम कई बार यूज करने लग जाते हैं, और कई बार इनको क्लासिफिकेशन में एनिमल में भी डाल देते हैं। तो वही प्रॉब्लम है कि उनको एनिमल लाइक इसीलिए कहा जाता है। तो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा के लोअर कैटेगरी के एनिमल्स को अगर हम छोड़ दें तो बड़े वालों में संवेदी व तंत्रिका प्रेरक क्रियाएं भी होती हैं। संवेदी मीन्स सेंसेशन, ठीक है। क्या सेंसेशन, कि हमें ठंड लगेगी, जितने भी एनिमल्स हैं, गर्मी लगेगी, कोई पिन चुभोएगा तो आवाज निकलेगी, मम्मी निकलेगा मुंह से, है ना, कोई मारेगा मुक्का तो ये सेंसेशन है हमारे। खुशबू आएगी, हमें फील होती है, फीलिंग है हमें, ये सारे संवेदी हैं। उसके बाद तंत्रिका प्रेरक में वही रिलैक्सेशन, कि भाई हमें क्या हो रहा है, कोई गर्म चीज को टच करेंगे तो हाथ हटा लेंगे हम, क्योंकि हमारे
जो नर्व सिस्टम है वो बहुत एक्टिव है, उसको जैसे ही सिग्नल मिलता है गर्म चीज को टच किया वो ब्रेन में जाके सिग्नल देता है, गर्म चीजें हमारा हाथ अचानक, और वो कुछ सेकंडों में होता है। हालांकि हमें इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, एक तरह की कोशिकाएं को संकेत मिलेगा कि वो गर्म है, उसके बाद वो कोशिकाएं सिग्नल को ले जाएंगी ब्रेन तक, ब्रेन वापस सिग्नल को पहुंचाएगा हाथ तक कि भैया हाथ हटा लो, कितना लंबा हो गया, इतनी देर में तो आदमी जल जाएगा, लेकिन मिली सेकेंड्स में ये काम हो जाता है। तो तंत्रिका प्रेरक जो है इनमें मिलते हैं। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे कहाँ से बनना शुरू होते हैं कहाँ नहीं, सारी कहानी पढ़ लेंगे अभी हम। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं, क्या करने में, चलन, और ये चलन कौन सा है, ये चलन है लोकोमोशन वाला। जब हमने प्लांट पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो प्लांट है उसमें मोशन होता है ना, लोकोमोशन नहीं होता, मोशन इन द सेंस कि वो वहीं पे हिल सकते हैं डुल सकते हैं, लेकिन हम चलन कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। इंग्लिश वाला ज्यादा बेटर है, कई बार क्या है इसको चलन बोल देते हैं, कभी इसको गति भी बोल देते हैं, हिंदी में बहुत गड़बड़ है। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, ये कोई नई बात नहीं है। नर व मादा बनेंगे, दोनों मिलेंगे, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा और फिर धरती पर प्राणी आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये तो कुछ छोटे मोटी सी चीजें थी, हालांकि हमने वही मैंने कहा चैप्टर सेकंड में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, इसलिए थोड़े मेन पॉइंट हम यहाँ पे ले आए हैं। अब जो हमारा मेन है, जो वर्गीकरण का आधार कि प्राणियों को क्यों और कैसे और किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भाई क्यों किया गया है, इसका आंसर तो हमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ही मिल गया था कि धरती पर इतने सारे एनिमल्स हैं और या प्लांट हैं, अगर एनिमल्स की बात करें तो इतने सारे एनिमल है कि सबको स्टडी करना, सबका नाम याद करना, सबके लक्षणों को ओरली याद करना और उनमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप भी एक बात बताऊं मैं आपको कि इतने साल मुझे हो गए बायो पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन अभी भी कई ऐसे पौधे प्लांट होंगे, कई ऐसे एनिमल होंगे जिनका मुझे नाम पता नहीं है। साइंटिफिक नेम तो छोड़ो, वो तो चलो हम रेगुलरली कांटेक्ट में आते हैं, उनके तो याद रहते ही हैं, लेकिन कई ऐसे समुद्र में बहुत करोड़ों जीव है, हमें याद ही नहीं है नाम, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी नहीं होंगे, चाहे आप कितनी भी बायो पढ़ लो, नहीं कर सकते, करोड़ों हैं, किसके किसके याद करोगे, है ना। तो वर्गीकरण का आधार एक तो क्यों करा है हमने, क्योंकि हमें वही कैटेगराइज करना है, उनको उनके लक्षणों के आधार पर, समानता और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया हुआ है हमने। लेकिन कैसी समानता है और कैसी असमानता है, इसका जो आंसर है वो इसमें है कि क्या बेसिस है एनिमल को कैटेगरी में लाने के। ठीक है, प्लांट की देख ली हमने, अब एनिमल की देखते हैं। तो सबसे पहला देखो, प्लांट में हमने क्या किया था, वर्णकों के आधार पर बांट दिया था, उनमें जड़ तना पत्ती है या नहीं उनके आधार पर बांट दिया था, भोजन कैसे बनाते हैं उस आधार पर बांट दिया था। यहाँ पे थोड़ा मामला अलग है, यहाँ पे प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति यानी बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री समझते हैं मैथ्स में शेप्स होते हैं कि भाई ये ट्राइंगल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, आयताकार है, ये त्रिभुज है या ये वर्ग है, ऐसे शेप्स होते हैं। तो एनिमल में भी एक सिमेट्री होती है सब एनिमल्स की। जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी एक पर्टिकुलर सिमेट्री है, आपका हेड है, चेस्ट है, पैर है, हाथ है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप में हाथ पैर है, दूसरा वाला आपका जो इंसान ही है उसमें हाथ पैर नहीं है। तो सबकी एक पर्टिकुलर सिमेट्री है, उसके आधार पर एक तो प्रगुहा की प्रकृति। अब ये प्रगुहा क्या है, पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि हमें एक गुहा यानी कैविटी होती है जिसको हम सिलोम कहते हैं, वो पाई जाती है, उसके आधार पर एक हमने बांटा हुआ है एनिमल्स को। पाचन तंत्र कैसा है तो सही, लेकिन किस टाइप का है उसके आधार पर बांटा हुआ है। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड है वो कैसे बहता है, वो उसके आधार पर बांटा हुआ है। जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब नर व मादा तो बनते हैं लेकिन उनके बनने का प्रोसेस क्या है, भ्रूण कैसे बनता है, उस आधार पर बांटा हुआ है।
जनन तंत्र की रचना कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इन चीजों को, हालांकि हम उसको एक लिस्ट बना रहे हैं अभी। सबसे पहला संगठन का आधार या स्तर, दूसरा सममिति जो ऊपर आ चुका है, द्विकोरिकीय व त्रिकोरिकीय संगठन, प्रगुहा और खंडी भवन। ठीक है, इन 5 कैटेगरी को देखते हुए हमने एनिमल्स को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चन आ जाए कि प्राणी जगत के वर्गीकरण का क्या आधार है, तो ये 5 पॉइंट है प्राणी जगत के वर्गीकरण के। संगठन, सममिति, द्विकोरिकीय। संगठन को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सममिति में सिमेट्री। द्विकोरिकीय मतलब डिप्लोब्लास्टिक है या टिप्लोब्लास्टिक है, वो अभी हम देखेंगे क्या होता है। सिलोम, प्रगुआ और खंडी भवन यानी कि सेगमेंटेशन कैसा है उसमें, सबको डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक यानी संगठन का स्तर के आधार पर पढ़ने वाले हैं। क्या है संगठन का स्तर, कि हम कहानियों से पहले पढ़ते आ रहे हैं कि जो सजीव है उसका यूनिट क्या है, यानी इकाई क्या है, तो उसका आंसर है सेल, है ना। लेकिन ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सेल भी एक यूकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है। फिर हम आगे जाके ये बोल देते हैं अच्छा प्लांट की भी सेल होती है और एनिमल की भी सेल होती है। फिर हम आगे जाके बोल देते हैं कि एक सेलुलर यानी यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन इन सेल की अरेंजमेंट कैसी है, ये सेल कौन सी, अभी जैसे मैंने 4-5 नाम ले लिए, किसमें कौन सी पाई जा रही है, कैसे काम कर रही है, कैसा स्ट्रक्चर है, उस आधार पर हम बोलते हैं कि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल तो है लेकिन सेल कैसे ऑर्गेनाइज है। जैसे आपका घर है, घर में सब कुछ है, तो बेडशीट है, चादर है, बेड है ना, किचन का सामान है, सब कुछ है, तो ये हमारी मान लो कि सेल है। तो क्या सब ऐसे इकट्ठा पड़ा रहता है, नहीं, जिसका जहां पे जरूरत होती है वहां पे वो चीज पड़ी होती है ना। बेडरूम में बेड रहेगा भाई, किचन में किचन का सामान रहेगा, बाथरूम में तो बाथरूम का सामान रहेगा, ये होता है ना। तो ऐसे ही जो एनिमल यानी प्राणी है उसमें कौन सी सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कहाँ कहाँ पे रखी हुई है, सजा कर रखी हुई है, इकट्ठा रखी हुई है, कौन सी सेल मिलके कैसा काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का स्तर। चलिए शुरू करते हैं हम इसको। जीवों में निम्न स्तर के संगठन प्रदर्शित होते हैं। सबसे पहला अकोशिकीय यानी ए सेलुलर लेवल, ये मैंने बताया भी था, अगर आपको याद आ रहा हो कहीं पुराने किस्से। अकोशिकीय जब शरीर की सारी क्रियाएं एक कोशिका में ही संपन्न होती है तो यह अकोशिकीय स्तर का संगठन कहलाता है। याद करो उस अमीबा को, जब मैंने अमीबा के बारे में बताया था, जब हमने वही जो चैप्टर है पिछला वाला चैप्टर प्लांट किंगडम से, हाँ प्लांट किंगडम से पहले वाला, हाँ अमीबा प्रोटोजोआ, प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि मैंने जब अमीबा पढ़ाया था तो बोला था इसको, वैसे तो इसमें एक सेल होती है लेकिन हम इसे ए सेलुलर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सारी क्रियाएं वही एक कोशिका करती है बेचारी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोआ, अमीबा। अब क्या होता है अमीबा में, प्रोटोजोआ में सारे मेंबर आ गए भाई, प्रोटोजोआ में भाई पैरामीशियम भी आता है, प्रोटोजोआ मैंने कहा था ना एनिमल में भी लेकर आएंगे हम उनको, इसीलिए एनिमल लाइक है। अगर आप अमीबा देखो तो अमीबा में कुछ ऐसा होता है, एक कोशिकीय होता है, केंद्रक होता है और बेचारे के पास खाने के लिए एक राजधानी होती है ना, जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, खाद्य राजधानी। इसी कोशिका पर जीवन का सारा आधार है भाई, खाना भी इसी को पचाना है, विसर्जन यानी कि वेस्ट है वो भी इसी को करना है, चलने का काम वो भी इसी को करना है, बुराइयां नहीं वो नहीं करता ये, चुगलियां नहीं वो नहीं करता ये, तो वो सारे काम जो है वो इसी को करने होते हैं। हमारे पास देखो बढ़िया सी लाइफ है एनिमल में, भाई पाचन तंत्र पाचन कर रहा है, उसका काम है, हमारा काम तो सिर्फ खाना है। आंखें अपना काम कर रही है देखने का, कान है वो सुनने का काम कर रहे हैं, सब अलग अलग चीजें ऑर्गेनाइज्ड है ना, कि कान जो देखने का करेंगे, काम बांट दिया हमने।
इसके पास एक ही कोशिका है और उसी को सारा काम करना है। जैसे आपको घर के अंदर छोड़ दे और बोले कि आज से घर का तू घर में अकेला रह, सारा काम कर, कह दे, क्या करोगे? झाड़ू भी आपको लगाना है, पोछा भी आपको लगाना है, बर्तन भी आपको मांजने हैं, खाना भी आपको बनाना है, सफाई भी आपको करनी है, सारा काम आ गया ना आप पे। ऐसी हालत इस एक कोशिकीय जीवों की होती है। तो इनमें सारी ही क्रियाएं सिर्फ एक कोशिका करती है और इसीलिए हम इसे अकोशिकीय। अ का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसे तो देखो इसका मतलब होता है कि जिसमें कोशिका नहीं है, लेकिन वैसे अ लगने का मतलब है ए सेल्यूलर, मतलब ए का मतलब एक। तो एक कोशिकीय जीवों को हम क्या कहते हैं? ए सेल्यूलर कहते हैं। सारा काम इसी को करना है। चलो फिर है कोशिकीय स्तर। अब क्या हुआ? थोड़ा सा आपको लगा घर के बहुत काम बर्डन हो गया है, किसी और को ले आओ यार, एक तो मैं नहीं, इतने बड़े घर में मैं तो सफाई नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे चलो यार थोड़ा सा किसी को बुला लेते हैं, फ्रेंड व्रेंड को, अपन काम कर लेते हैं, या दोस्तों और यारों को बुला लेते हैं, मिलजुल के काम कर लेंगे। ये वो वाली सिचुएशन है कोशिकीय स्तरी, जिसको हम सेलुलर लेवल कहते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकाएं आपस में मिलकर जीव के शरीर का निर्माण करती है, परंतु ऊतक नहीं बनाती। अब आप बोलोगे ये ऊतक क्या है ना? टिश्यू। क्लास 9th चल रही है, बता दूं मैं फिर से, उसमें वही चैप्टर आने वाला है अभी, टिश्यू सिस्टम है ना, सेल और ऑर्गेनल्स, ये सब आने वाले हैं धीरे। वैसे हालांकि प्लांट के आएंगे, लेकिन वही थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिल ही जाएगा। क्या होते हैं टिश्यू? देखो, अगर एक सेल होती है जैसे कि अमीबा में है, तो वो सारा काम कर रही है। आपने वही अपने दोस्तों को बुला लिया तो बहुत सारी सेल्स हो गई, है ना, आप बहुत सारे दोस्त हो गए। ऐसे ही कभी 2-4 सेल ऐसे मिल जाएं, इनको लगे कि नहीं आज चुगली करेंगे, मिल जाए और ये बातें करने बैठी हो, इनको पता चला यार मैं अपने, तू अपने, मेरे घर में मैं अकेला काम कर रहा हूँ या मैं अकेली काम कर रही हूँ, अगर अपन चारों एक ही घर में रहने लग जाए तो काम भी बढ़ जाएगा और अच्छे से होगा, स्पीड से होगा, प्लस बर्डन भी नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये 4-5 सेल मिल गई, मिलके सोचती है कि चलो तू अपन 4 मिलके काम बांट लेते हैं कि हम ये जो भी सारे काम है वो मिलजुल के करेंगे। मतलब 2 जने रोटी बना देंगे, अगर 4 जने हैं 2 जने बर्तन मांज लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसी अवस्था को जिसमें 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलकर ग्रुप बनाकर काम को करती हैं या शरीर का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय स्तर। ऊतक नहीं बने हैं। ऊतक क्या होते हैं ये अभी नेक्स्ट समझाती हूँ, है ना, क्योंकि नेक्स्ट में आएगा। उदाहरण के लिए इसमें क्या है भाई? पॉरीफेरा और स्पंज, वही मैंने कहा लोअर कैटेगरी के एनिमल होते हैं, उनमें कोशिकाएं तो बहुत सारी होती है, वो मल्टी सेल्युलर है। ये कैसे होंगे? ये बहुकोशिकीय हैं, बस इनमें ऊतक नहीं बना है। कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार की है, 2-2 के ग्रुप में बनी हुई है, सबका स्ट्रक्चर भी अलग है। कोई ऐसी है, कोई मान लो किसी का शेप जो है वो ऐसा होगा मटके जैसा, अभी पोरोफेरा पढ़ेंगे, ज्वाला कोशिकाएं, फलाने कोशिकाएं, बहुत सारी आने वाली है। तो कुछ का ऐसा शेप होता है, तो शेप में और इनमें डिफरेंट होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन क्या नहीं करती है? अभी ऊतक नहीं बना है। ऊतक क्या होते हैं? वही थोड़ा तो मैंने समझा दिया है, थोड़ा और समझा देते हैं। ऊतक स्तर यानी टिश्यू लेवल, जब समान उत्पत्ति व कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। उदाहरण है निडेरिया, जिसमें हाइड्रा आता है। क्या वही कहानी कि भाई बहुत सारी कोशिकाएं थी पोरीफेरा में, फिर उसका विकास हुआ तो उसने सोचा यार ये अपन मिलजुल के काम बांट लेते हैं, वही कहानी। तो 4 कोशिकाएं इधर आ गई, इन्होंने अपना कोई काम सेलेक्ट कर लिया, ये 4 कोशिकाएं इधर आ गई, इन्होंने भी कुछ अपना काम सेलेक्ट कर लिया, फिर ये कोशिकाएं इधर अरेंज हो गई, इन्होंने अपना कुछ काम कर लिया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना भाई, बिग बॉस देखते हो कि बिग बॉस में 13 लोग होते हैं, तो एक लोग होता है तो एक कोशिका, 13 लोग हैं तो 13 कोशिकाएं हैं। ये 13 कोशिकाएं क्या करती है? अपना अपना काम बांट लेगी थी, तुम 2 जने सफाई करना, तुम 2 जने बर्तन मारना, तुम 2 जने क्या करना, रोटी बनाना, ऐसे। तो इन्होंने ग्रुप बना लिए। तो कोशिकाओं का वह समूह, टिश्यू की परिभाषा बता रही हूं मैं ऊतक की,
कोशिकाओं का वह समूह जो आकार आकृति में समान होती है तथा विशिष्ट कार्यों का संपादन करती है ऊतक कहलाती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति भी समान होगी, मतलब ये जहां से जन्मी है, जहां से बनी है वो भी समान होगी, और इनके कार्य जो होंगे वो भी कैसे होंगे, समान होंगे। एक पाचन करेगी, एक श्वसन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, है ना, एक जो है वो तंत्रिका बन जाएगी, संवेदनाओं को लाना ले जाने का काम कर देगी, ऐसे कर देगी। तो ये निडेरिया से शुरू होते हैं। देखो विकास का क्रम भी आपको देखने को मिल रहा है इसमें। पहले हमने अमीबा वाले प्रोटोजोआ देखे थे जो एक कोशिकीय थे, फिर निडेरिया आए, सॉरी उसके बाद जो आए वो नेक्स्ट पॉरीफेरा आए जिनमें मल्टी सेल्यूलर हो गए, वो एक कोशिकीय था, वो मल्टी बहुकोशिकीय हो गए, लेकिन उत्तक नहीं बने। अब इन बहुकोशिकाओं ने क्या बनाना शुरू कर दिया, उत्तक। वो कहां से शुरू हुए, निडेरिया से। ये भी ध्यान रखते जाना, कैसे कैसे कहां पे, क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है, किस समूह से उत्तकों के निर्माण या उत्तक स्तर का निर्माण होता है, तो ये भी याद करना है, निडेरिया से। अंग स्तर, अब क्या हुआ भाई, कोशिकाएं थी, उन्होंने ग्रुप में काम कर रही थी, उन्होंने सोचा यार ये ग्रुप में तो भाई बहुत झगड़ा होता है ना, हम कोई ऐसे मिलके कोई प्रॉपर अंग ही बना लेते हैं कि भाई उसी को करना है और तुमको ये सारा काम करना है, तुम मिलजुल के ये अपना देखो, तुमको ये ऑर्गेनाइज करना है ना। तो उन्होंने क्या कर लिया, मिलके एक अंग का निर्माण, एक पर्टिकुलर अंग का निर्माण कर दिया जो संरचना में दूसरों से डिफरेंट है ना। पहले ये वाले क्या बन गए, अंग बन गए। उत्तकों के मिलने से 2-4 प्रकार के उत्तक मिल गए, 2 या 2 से अधिक उत्तकों के मिलने से बनी हुई संरचना क्या कहलाती, अंग। अब अंग में सारी कोशिकाएं एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती, जैसे मान लो एक ये होगी, एक ये ले ली हमने, एक की डिजाइन थोड़ी सी डिफरेंट ले ली, ये वाली एक तरह की ये कोशिकाएं हैं, दूसरी की ये ले ली, ये हो गई। तो ये क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलके क्या बना लेते हैं, अंग का निर्माण कर लेते हैं। भाई ये अपना काम करेगा, ये अपना। जैसे आपके शरीर में बहुत सारे अंग है ना, लंग्स है, उसमें जो कोशिकाएं हैं वो सारी एक जैसी नहीं है। कुछ कोशिकाएं हैं जो गैसों को आसपास करने के लिए, जैसे एल्वोलाई है, उसका शेप भी अलग है, दिखने में भी डिफरेंट है। श्लेष्मा है, श्लेष्मा की कोशिकाएं हैं। रुधिर है, रुधिर की कोशिकाएं अलग शेप की है, लेकिन वो रह तो उसी अंग में रही है ना। तो अंग में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं या उत्तक भी हो सकते हैं। तो ये हो गए अंग स्तर। आपका अंग है हाथ, क्या आपके हाथ की कोशिकाएं और आपके फेफड़ों की कोशिकाएं सेम है? भाई फेफड़े यानी लंग्स भी एक अंग है, हाथ भी एक अंग है, लेकिन इनकी कोशिकाओं में बहुत डिफरेंट है। उसका काम श्वसन करना है, इसका काम चाटे लगाना है ना, या दूसरों के कामों में उंगली करना है। तो जब उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं तो एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अंग बन गए। कहां से अंग बनना शुरू हुआ है, प्लेटीहेल्मिन्थिस से। प्लेटीहेल्मिन्थिस के मेंबर, जिसका फीता क्रम यहाँ पे दे रखा है, इसको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको, आने वाला है, ये सभी पढ़ेंगे। अंग तंत्र, अब क्या हुआ, अंग 2-4 प्रकार के अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण कर दिया। ठीक है, जैसे एक फेफड़ा एक अंग है, फेफड़े के साथ ये जो हमारी श्वसन नाल है वो भी जुड़ गई, वो भी एक अंग है। नाक, नोज, वो भी एक अंग है। तो एक अंग ये हो गया, एक श्वास नाल हो गई, फेफड़े होंगे। तो ये 3 अंग मिलके एक तंत्र, सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपका स्कूल है, सिस्टम है, उसमें बहुत टाइप के अंग है। आप हो, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, ठीक है, जो हेल्पर्स हैं। तो ये अलग अलग अंग थे जिन्होंने मिलके एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। तो इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ये हायर कैटेगरी। प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद के जितने भी मेंबर हैं सभी में अंग निर्माण, अंग तंत्र यानी सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब लिख कैसे सकते हैं, जैसे कशेरुकी यानी कॉर्डेट्स, जिसमें मनुष्य आते हैं। उत्सर्जन तंत्र होता है हमें, पाचन तंत्र होता है हमें, परिसंचरण तंत्र होता है, बहुत सारे तंत्र होते हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए। राइट, पाचन तंत्र पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, श्वसन तंत्र पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है। ये सिस्टम क्या है, बहुत सारे अंग थे ना इसमें। पाचन में अपने अलग थे, श्वसन में अपने अलग थे, परिसंचरण तंत्र में अपने अलग अंग थे। चलो
इसी प्रकार जब हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, संगठन के स्तर में ही एक और छोटी सी कैटेगरी है जिसके अकॉर्डिंगली हमने एनिमल्स को बांटा हुआ है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। ये दो प्रकार का होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़े हुए हैं पहले, एक खुला और एक बंद परिसंचरण तंत्र। खुला तंत्र क्या होता है, मस्त ओपन माइंडेड, है ना, आपको छोड़ दिया जाए ऐसे कि जा संजना जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना, वो वाला जो डायलॉग कि जैसे तेरे को काम करना है, जैसे आपको काम करना है वैसे करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो वो क्या करेगा, आजादी का गलत फायदा। वैसा ही यहाँ पे तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे, हृदय हो ये जरूरी नहीं है, देखो अभी हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो लोअर कैटेगरी के एनिमल में तो भाई हार्ट जैसी संरचना ही नहीं है, वो किस पर डिपेंड करता है, जब उसमें अंग का निर्माण होगा तब से हृदय बनना शुरू होंगे, उसके पहले हृदय तो होंगे नहीं। कुछ में क्या होते हैं, जो कोटर होते हैं हृदय की जगह, कोटर क्या है, कोटर वैसे ऐसे कोई शेप के गुहा टाइप शेप के कटोरे लाइक संरचना होती है, इसलिए इसको कोटर कह देते हैं, इसको साइनस भी कहते हैं मतलब इंग्लिश में, ठीक है। तो ये ऐसे कटोरे होते हैं, कटोरे लाइक संरचना होती है, हृदय न होके वो क्या होता है सीधा, जैसे ये वायु है तो सीधा वायु के संपर्क में आते हैं, या फिर ये क्या होते हैं किसी तंत्र से के माध्यम से डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ऑर्थोपोडा के मेंबर जो हैं, जो इंसेक्ट्स है जैसे कॉकरोच है ना, बाकी है, इनका कोई पर्टिकुलर ट्यूब जैसी संरचनाएं नहीं होती। इनमें क्या होता है, जैसे ये कॉकरोच है ना, इसमें जो ये कोटर बने होते हैं ऐसे, ये कॉकरोच की बॉडी है, रक्त जो है या ब्लड जो है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, अशुद्ध वाला, ठीक है। बाहर क्या है भाई, वही ऑक्सीजन और CO2 है, इसको श्वसन करना है तो ये डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में रहेगा, वायु के संपर्क में रहता है, और यहाँ से ही क्या होता है विसरण, और विसरण के द्वारा, क्योंकि जहाँ पे विसरण क्या है, विसरण ये है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी पदार्थ का गमन, तो जो जैसा होगा ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 उसके पास अशुद्ध रुधिर है तो CO2 बाहर चली जाए, एक्सचेंज होता रहेगा अपने आप, इसको कोई लेना नहीं, ये सिर्फ कोटरों में जाके पड़ा रहता है ब्लड और एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो वहां से अपने आप गैस का एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि गैस जाती, गैस तो अपने आप में विसरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, वो एक्सचेंज हो जाती है, फिर ये ब्लड जो है वो आगे पूरी बॉडी में चला जाता है, अशुद्ध वाला फिर आ जाता है। तो ऐसा कोई तंत्र काम करता है जो डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में रहता है। साथ में अब ये कोटर बना हुआ है, किसका होगा भाई, ये अगर हृदय भी है या कोटर भी है, हृदय तो होता ही नहीं है, खैर लोअर कैटेगरी में जैसा कि मैंने कहा, कोटर भी लिख सकते हो आप। तो इसमें कोशिका और ऊतक जो होते हैं वो रक्त में डूबे हुए रहते हैं, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो है वो रक्त बह रहा है, सारे ऑर्गन्स, सारी कोशिकाएं, ऊतक ब्लड से ऐसे भरे हुए, और डायरेक्टली वहां पे एक्सचेंज होता है। मान लो ये एक कोशिका है, इसके आसपास क्या है, ब्लड है, वही विसरण द्वारा अपने आप जो है वो गैसों का एक्सचेंज अंदर और बाहर से ले आएगा, फिर पूरी बॉडी में बहेगा, तो जो कोशिका है वो अपने आप क्या कर लेगी, एक्सचेंज कर लेगी, विसरण कर लेगी, ऐसा कुछ होता है इसमें, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र, बंद मतलब क्लोज, सेफ्टी के साथ, इनमें क्या होती है, नलिकाएं होती हैं ऐसे, और ये नलिकाएं से सटी हुई कोशिकाएं होती हैं, तो डायरेक्टली ब्लड जो है वो ऐसे कोशिकाओं के संपर्क में नहीं आता, वेसल्स के थ्रू आता है। एक कोशिका होगी, वो बहुत सारी नलिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, धमनियां, शिराएं, केशिकाएं, ये सब 10th में आप पढ़ के आए हो, तो क्या होती है, ये इनको कवर करके रखती है ऐसे, डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं, या तो ब्लड ही ब्लड में घुसी हुई है, डूबी हुई है पूरा, ऐसे रसगुल्ला जैसे चाशनी में डूबा रहता है वैसे, यहाँ पे रसगुल्ला चाशनी में नहीं डूबा हुआ है, यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, इनको केशिकाओं से या ब्लड वेसल्स से कवर करके रखा है, तब इनमें विसरण के द्वारा जो है ब्लड जो है वो क्या होता रहता है, गैसेस एक्सचेंज होती रहती है विसरण के अनुसार, जैसे भी जहां भी सांद्रता कम ज्यादा होगी। प्लस आपका ब्लड जो है, या आप ही अपना उदाहरण, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता हवा के, पहले क्या होता है, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से वहाँ कोशिका, फेफड़े, हम सांस लेते हैं तो गैसेस फेफड़ों में भरी होती है, लंग्स में, वहां से वो एक्सचेंज होता है। हमारा ब्लड कहीं भी हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, सब जगह पैकिंग है, नलिकाएं बनी हुई है,
उनमें बह रहा है, नसों में बह रहा है ना, खुला नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ये जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त का हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाएं, जो कि कौन कौन सी हो सकती है, धमनियां, आर्टरीज, शिराएं, वेन्स और कैपिलरीज यानी केशिकाएं होती है, के द्वारा होता है। किसमें होगा ये, हायर कैटेगरी के एनिमल्स में। हायर कैटेगरी के एनिमल्स में जैसे जितने भी कॉर्डेट्स हैं, इनका क्या खुला में ऑर्थोपोडा ले सकते हो आप, ऑर्थोपोडा के जितने भी मेंबर हैं उदाहरण में, इनके उदाहरण में क्या ले सकते हो, कॉर्डेट, मनुष्य लिख सकते हो, है ना, एविस, मछलियों में तो फिर भी कहीं होता है, जैसे पक्षी लिख सकते हो, एविस, रेप्टाइल्स कॉर्डेट में आते हैं सभी। तो वो सारे जो हैं उनमें क्या होता है, कैसा प्रकार का, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, नलियों में बहता है। जस्ट इतना ध्यान रखो कि वेसल्स में बहता है और यहाँ खुला डायरेक्ट वायु के संपर्क में रहता है और वहीं से एक्सचेंज हो जाता है। और कोशिकाएं जो है वो डूबी रहती है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, जैसे चाशनी के अंदर रसगुल्ले डूबे हुए रहते हैं, गुलाब जामुन डूबे होते हैं। आप बोलोगे मैम बस खाने की तरफ ध्यान ना ले जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर था वो खत्म होता है। जस्ट इंट्रोडक्शन शुरू किया है हमने और नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे, मीन्स कौन कौन से और संगठन के स्तर के अलावा कौन कौन सी कैटेगरी है जिसके आधार पर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। ये तो एक ही हुआ है, अभी कहानी और बाकी है, तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो लेक्चर।